हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने स्टार्ट किया था कि लेंसेज क्या होते हैं। लेंस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, साथ में लेंस से संबंधित जितनी भी परिभाषाएं थी उनको देखा था। लेंस मेकर फार्मूला कैसे हम लोग निकालते हैं उसके बारे में बात की गई थी। और हम लोगों ने यह भी देखा था कि अगर किसी लेंस को मुख्य अक्ष के अनुदिश काट दिया जाता है या मुख्य अक्ष के लंबवत बीचों बीच से काट दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी पर क्या प्रभाव पड़ता है। द्रव में डुबोया जाता है तो लेंस कैसा बिहेव करता है, द्रव में फोकस दूरी निकालना भी हम लोगों ने सीखा था। आज की क्लास में बचे हुए कॉन्सेप्ट को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। कि पतला लेंस होता है तो प्रतिबिंब बनाने के नियम कौन कौन से हम पढ़ते हैं, तो एक एक करके सारे नियमों को देखते हैं। सबसे पहला नियम है हमारे पास नियम नंबर 1। पहला नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, तो अगर यहां पर हम लोग लेंस बनाते हैं, ये हमारे पास उत्तल लेंस बन गया, ये उत्तल लेंस है, ठीक है। तो यहां पर ये इसका अक्ष मुख्य अक्ष बन जाएगा और कोई प्रकाश किरण अगर समांतर आ रही है, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, समांतर प्रकाश किरण ये आ रही हैं, समांतर प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात कहां से जाती, फोकस से जाती हैं अथवा वहां से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। तो यहां तो जा रही हैं, लेकिन जब ये दर्पण होगा अवतल दर्पण, यहां पर कुछ इस तरह से अगर ये दर्पण हुआ तो इस वाले अगर अवतल लेंस के केस में बात करें कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो इस दर्पण से लेंस से परावर्तन के पश्चात कहां से ये तो फैला देता है किरणों को। इसका अभिसारी अपसारी गुण हम लोग देखेंगे जब प्रिज्म पढ़ लेंगे उसके बाद, क्योंकि उसको समझाया जा सकता है केवल प्रिज्म से। तो जब प्रिज्म पढ़ेंगे तो इनके अभिसारी अपसारी गुण पढ़ेंगे। अब अगर इनको पीछे की तरफ बढ़ाया जाए कहीं पर, इन किरणों को आगे तो मिलेंगे नहीं, पीछे की तरफ बढ़ाया जाए, यहां कहीं पर पीछे की तरफ बढ़ाएं अगर इसे, और इधर वाली को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो ये यहां कहीं पर मिलेंगी। तो जहां पर मिलती हैं वहां कहां होता है, फोकस होता है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली या प्रकाशिक अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर मिलती हैं, और कह सकते हैं फोकस पर मिलती हैं या फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 ये है कि अगर कोई प्रकाश किरण प्रकाशिक केंद्र पर आपतित होती है, हम लोगों ने देखा था अगर ये हमारे पास उत्तल लेंस बना हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक दूसरा है हमारे पास अवतल लेंस बना हुआ है, अवतल लेंस बना हुआ है, ठीक है, ये अवतल लेंस बना हुआ है। अब अगर बात करें कि यहां पर इसका भी ये अक्ष है, प्रकाशिक अक्ष है, मुख्य अक्ष है। अगर कोई प्रकाश किरण सीधे आकर के सी पर आपतित होती है, ये अगर सी पर आकर के आपतित होती है, कोई प्रकाश किरण सीधा सी पर आकर के आपतित होती है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। यहां कहीं पर इसका प्रकाशिक केंद्र सी होगा। इस केस में भी अगर कोई सी पर आपतित होगी प्रकाश किरण तो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये देखो, तो पहला पॉइंट ये हुआ, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें, लिखना चाहे तो नोटबुक पे लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं अथवा फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती हैं। पॉइंट नंबर 2, जो वे आपतित किरणें जो प्रकाशिक केंद्र से होकर के गुजरती हैं लेंस से अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट नंबर 3 होगा, वो क्या है, पॉइंट नंबर 3। इस तरह से हम लोग इसे डिफाइन करते हैं इस नियम को कि अगर कोई प्रकाश किरण इस फोकस से चले, यहां इस फोकस से अगर चलती है, यहां इस कहीं से इस फोकस से चलती है और जाकर के ये टकराती है लेंस से, तो लेंस से अपवर्तन के पश्चात ये क्या होती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, प्रकाशिक अक्ष के समांतर हो जाती है। ये ऐसा हमारे पास फोकस हो गया, ठीक है। अगर अवतल लेंस के केस में बात करें कि अवतल लेंस में क्या होगा, तो अवतल लेंस के केस में देख लेते, हम लोगों ने प्रथम द्वितीय फोकस जब पढ़ा था वहां इनके बारे में बात भी की थी। यहां पर अगर देखते हैं, यहां पर कि अगर ये इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हैं, इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हैं, तो ये क्या हो जाएंगी, समांतर हो जाती हैं। और जहां पर ये जाकर के मिलेंगी, कहीं मिलेंगी, तो जहां पर मिलती है वहां पर इसका फोकस होता है कुछ इस तरह से यहां इसका फोकस होता है। तो इस तरह से डिफाइन करते हैं कि मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे चलने वाली प्रकाश किरणों, इनके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, प्रथम फोकस द्वितीय फोकस को परिभाषित कैसे किया जाता है, इन सब के बारे में भी हमने बात की थी। दूसरा पॉइंट ये हो गया कि फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें जब लेंस पर जाकर के आपतित होती हैं तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, या फिर
उस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती, तो यहां से ऐसा लग रहा है यहां से निकल रही होंगी, तो यहां से गई, यहां से वापस आ रही, तो प्रकाश किरणें जो समांतर हुई हैं, समांतर प्रकाश किरणों के लिए भी हम तीसरा नियम लगा सकते हैं। कोई दो नियम चाहिए होते प्रतिबिंब बनाने के लिए, तो पहले दो लगा सकते हैं या इनमें से भी कोई एक लगा सकते हैं। ठीक है, तो तीन नियम हो गए। यहां पर हम लोगों ने देख लिया कि यहां पर ये F1 होता है, अगर लिखना चाहें ये F1 हो गया, F2 यहां पर था, यहां पर जो हम लोगों ने लिखा ये F2 होता है, ये F2 होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोगों ने देखा। तो तीसरा नियम तो ये हो गया। अगर चौथे नियम के बारे में बात करें, तो चौथा नियम क्या कहता है, ये बताता है कि अगर मार्जिनल रेज आती हैं, या ऐसे कहते हैं इनको कि वे प्रकाश किरणें जो समांतर तो होती हैं लेकिन वो किसके मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होती। समांतर तो होंगी प्रकाश किरणें लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं होंगी। तो समांतर है, मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, इसका क्या मतलब, कुछ इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हूं। ठीक है, इस तरह से कुछ प्रकाश किरणें आ रही हूं, कुछ ऐसा, कुछ इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही हूं। समांतर प्रकाश किरणें हैं ये, लेकिन मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है। तो इस समांतर प्रकाश किरणें इधर आ रही हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये तो प्रकाश किरण सीधे निकल जाएगी, ठीक है, और ये वाली प्रकाश किरण थोड़ा इधर की तरफ झुकेगी। तो जहां पर मिलती हैं ये, वहां पर क्या होता है, तो फोकस का तल होता है, हम लोगों ने परिभाषित किया था। यहां पर अगर F2 है तो F2 के ये तल में जाकर के मिलती हैं कहीं पर। ठीक है, दूसरे केस में क्या है, अगर अवतल दर्पण होता है, लेंस होता है, तो क्या होगा, तो अवतल लेंस होगा। तो उसके लिए देखो कुछ इस तरह से परिभाषित करते हैं हम चीजों को, कि समांतर किरणें आए लेकिन इसके समांतर ना हो। ये ऐसी प्रकाश किरण चली गई। अब इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है किरणों को फैला देना। तो किरणों को फैलाएगा तो ये ऐसा होगा, यहां कहीं से आती हुई नजर आएंगी, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, तो हम लोगों को पता है कि यहां पर हम लोग डिफाइन करते हैं F1, तो इधर वाला जो होगा वो F2 होगा। तो अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें नहीं आ रही, समांतर है पर मुख्य अक्ष के समांतर नहीं, तो फोकस के तल में मिलती हैं, फोकस के तल से निकलती हुई प्रतीत होती। तो ये चार नियम हो गए। चारों नियम में से कोई दो नियम लगा करके हम लेंस से प्रतिबिंब बना सकते हैं, चाहे वो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो, चाहे अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना हो। तो ये हो गए प्रतिबिंब बनाने के नियम। अब बात करते हैं कि अगर प्रतिबिंब बनाने के नियम पढ़ रहे हैं, तो पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यहां पर नंबर 1, उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना, कि अगर उत्तल लेंस दिया गया होगा तो प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इन सब के बारे में बात करते हैं। तो अगर उत्तल लेंस दिया गया और प्रतिबिंब का बनना हमें देखना है, तो कैसे देखते हैं। सबसे पहले अलग अलग केस में वस्तुओं को रखते हैं और फिर उसके बाद में हम लोग उन्हें बनाने की कोशिश करते हैं। तो ए पॉइंट है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो अगर वस्तु अनंत पर होगी तो उसके लिए हम सबसे पहले लेंस बनाते हैं। ये लेंस बना दिया। वस्तु है अनंत पर, तो अनंत पर वस्तु होगी तो वहां से प्रकाश किरणें कैसी आएंगी, मुख्य अक्ष के समांतर या प्रकाशिक अक्ष के समांतर आएंगी, F2 पर जाकर के मिलेंगी। अभी हम लोगों ने देखा यहां कहीं पर जाकर के मिलेंगी, तो यहां पर प्रतिबिंब बनेगा। तो स्थिति क्या होगी, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति की कहां बनेगा, तो F2 पर बनेगा। ठीक है, दूसरा क्या है, तो दूसरा पॉइंट ये है इसकी प्रकृति कैसी होगी। तो प्रकृति में देखो वास्तव रूप में मिल रही है तो वास्तविक होगा, वास्तविक होगा। वास्तविक प्रतिबिंब कैसे होते हैं, उल्टा होते हैं। और हम लोगों ने ये बात भी देखी थी कि ऐसा कैसा होगा, तो बिंदु रूप में बनेगा, बहुत छोटा होगा, बिंदु रूप में बनेगा, बहुत बहुत छोटा होगा। ठीक है, अब दूसरे केस पर चलते हैं। यहां पर बी पॉइंट है। बी पॉइंट में हमें यह देखना है कि वस्तु कहां है, अनंत और 2F के बीच में। तो यहां पर लिख देते हैं अनंत तथा 2F1 के मध्य। तो इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा देखते हैं। यहां कहीं पर होगा हमारे पास F1, यहां कहीं पर होगा हमारे पास F1 का डबल, और यहां कहीं पर होगा F2,
या इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, इधर लिख लेते हैं F2, यहां कहीं पर होगा 2F2। ठीक है, वस्तु कहां रखी गई है? तो वस्तु रखी गई है यहां कहीं पर, इस वाले भाग में यहां कहीं पर वस्तु रखी गई है। इसका प्रतिबिंब बनाना है तो मान लेते हैं वस्तु है AB, तो इसका प्रतिबिंब बनाएंगे तो हमें प्रतिबिंब के लिए क्या चाहिए? कम से कम 2 किरणें चाहिए होती हैं। तो एक प्रकाश किरण तो यहां पर समांतर आपतित करवाते हैं, कहां से पास कर जाती है? तो ये पास कर जाती है फोकस से। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी? तो दूसरी प्रकाश किरण ये C से पास करती है, ये देखो C से पास कर रही है, और ये दोनों मिल कहां रही हैं? तो दोनों देखो मिल रही, इधर आगे निकल गई, ये आगे निकल गई, यहां पर ये मिली हैं। तो ये हो जाएगा A', ये हो जाएगा B'। प्रतिबिंब कैसा बना है? वास्तविक बना है। ये C से गई है तो बिना विचलित हुए सीधे निकल गई है। तो स्थिति की बात करें कि स्थिति कहां होगी इसकी? तो स्थिति बन रही है F2 तथा 2F2 के मध्य। ठीक है, और इसका जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी? तो प्रकृति में दिख रहा होगा कैसा है? छोटा है प्रतिबिंब, छोटे भाग में बना है। ठीक है, दूसरा होगा उल्टा है और दिख रहा है कि कैसा होगा? वास्तविक होगा, वास्तविक बनेगा। आई थिंक ये दोनों केस समझ में आए होंगे। जब वस्तु अनंत पर होगी तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक उल्टा और बिंदु रूप में होगा। जब वस्तु अनंत और 2F1 के मध्य होगी तो 2F2 और F2 के मध्य प्रतिबिंब बनेगा, छोटा उल्टा और वास्तविक होगा। केस नंबर अगला केस है पॉइंट नंबर 3। जब वस्तु कहां हो? F1, 2F1 पर हो। जब वस्तु 2F1 पर स्थित हो तो 2F1 पर स्थित होगी वस्तु, कैसा प्रतिबिंब बनेगा? इसके लिए भी बनाते हैं। ठीक है, यहां कहीं पर F1 होता है, यहां कहीं पर होता है 2F1, इधर कहीं पर होता है F2 और यहां कहीं पर होता है 2F2। ठीक है, अब अगर बात करते हैं हम लोग इससे से, यहां पर इसको हटा देते हैं, इधर ये इधर लिख देते हैं, इनको भी हटा लेते हैं। ये F2 है, ये 2F2 है। ठीक है, वस्तु कहां रखी गई? तो वस्तु अब की बार 2F1 पर रख दी गई, यहीं कहीं पर वस्तु रख दी गई। ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसको हमें बनाना है इसका प्रतिबिंब। तो इस प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या करना होगा? 2 किरणें चाहिए। सबसे आसान ये समांतर किरण जाएगी, कहां से पास होगी? फोकस से पास हो जाएगी। ठीक है, दूसरी प्रकाश किरण यहां से जाएगी, यहां कहीं पर मिलेगी और इसका प्रतिबिंब यहां कहीं पर बनेगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब यहां कहीं पर बन जाएगा, यहां कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो यहां पर AB वस्तु थी तो ये बन जाएगा A', B'। जहां पर मतलब 2F1 पर वस्तु, F2 2F2 पर बन जाएगा प्रतिबिंब। तो अगर हम यहां से लिखते हैं सबसे पहले स्थिति कि कहां पर बनेगा, तो स्थिति होगी 2F2 पर बनेगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, इसकी प्रकृति कैसी होगी? तो उल्टा वास्तविक तो है ही, ये उल्टा वास्तविक है। और साथ में अगर बात करें कि और कैसा होगा, तो यहां से देख सकते हैं इनका आकार बराबर आएगा। तो यहां पर लिख सकते हैं वस्तु के आकार के बराबर। ठीक है, ये पॉइंट हो गया। तो दूसरा पॉइंट, ये तीसरा पॉइंट हुआ। तीसरा पॉइंट के बाद में अगर चौथा नंबर पॉइंट हम देखें तो अब वस्तु को रखते हैं 2F1 और F1 के मध्य। तो फोर्थ नंबर पॉइंट होगा जब वस्तु 2F1 तथा F1 के मध्य स्थित हो तो क्या होगा? तो अगर 2F1 और F1 के मध्य स्थित होगी तो इसके लिए फिर से बनाते हैं इस केस को। ये ऐसा हो गया। तो 2F1 के मध्य स्थित है, F1 के मध्य स्थित है, तो यहां पर होता है F1, यहां पर होता है 2F1 और इधर होता है F2 और इधर आगे इसे बढ़ा देते हैं तो इधर कहीं पर होता है 2F2। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी, इतनी देर से हम लोग बना रहे हैं। वस्तु कहां है? यहां कहीं पर स्थित है इस बार।
ये है ए और ये बी है वस्तु। अब क्या करना होगा, यहां से प्रकाश किरण समांतर प्रकाश किरण जाएगी, कहां से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। ठीक है। दूसरे केस में अगर देखें तो दूसरे केस में ये कहां से पास करेगी, सी से पास करेगी, तो यहां कहीं पर जाकर के देखो मिल रही है। तो ये मिल कहां रही है, अगर देखें तो ये यहां कहीं पर मिल रही है। अगर इस वाले एच को दोबारा आगे की तरफ बढ़ा लिया जाए, इधर आगे की तरफ बढ़ा लेते हैं, तो प्रतिबिंब इनका यहां कहीं पर बन रहा है। देखो यहां कहीं पर काट रही, तो यहां कहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ये बी होगा, ये ए डैश बनेगा, जैसा लिखा उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। तो ये कैसा हुआ, यहां पर हम लोग सबसे पहले लिखते हैं प्रकृति या स्थिति लिखते हैं, तो स्थिति लिख लेते हैं। स्थिति है 2F2 तथा अनंत के मध्य, या ऐसे लिख देते हैं 2F2 से परे, मतलब उससे दूरधर की तरफ बनेगा। और यहां पर लिखते हैं प्रकृति की प्रकृति कैसी होगी, तो इसकी प्रकृति कैसी होगी, देखो उल्टा है, वास्तविक है, और आई थिंक ये भी चीज दिख रही होगी कि वस्तु से बड़ा बन रहा है, काफी बड़ा बन रहा है, मतलब मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। तो ये ऐसा केस हुआ। अब कौन सा केस आएगा, F1 पर वस्तु रखते हैं। अगला केस, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, कौन सा केस नंबर होगा, 4th हो गया। 5th, जब वस्तु F1 पर स्थित हो, तो F1 पर स्थित होगी मतलब फोकस पर स्थित, और फोकस पर जब वस्तु स्थित होती तो आई थिंक पता होगा उसका प्रतिबिंब कहां बनता है, अनंत पर बनता है, क्योंकि प्रकाश किरणें मिलती ही नहीं है, ना आगे ना पीछे। ठीक है। यहां कहीं पर हो गया F1, इधर कहीं F2 होगा, यहां पर होगा 2F2, मतलब F2 हो गया। प्रकाश किरणें इस वस्तु से चलेंगी, वस्तु रखी गई इस बार यहीं पर, तो यहां से प्रकाश किरण चली इधर और यहां से इधर सीधे निकल गई। दूसरी प्रकाश किरण यहां से चली, ये भी सीधे निकल गई। देखो दोनों समांतर समांतर हैं, सी से चली है प्रकाश किरण, तो ये समांतर प्रकाश पुंज हैं, समांतर किरणें हैं। तो समांतर किरणें होंगी तो ये कहां मिलेंगी, लग मानते हैं अनंत पर मिल रही होंगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना रहे होंगे। तो यहां से हम लोग क्या नोट कर सकते हैं, स्थिति कहां बनेगा, तो ये बनेगा अनंत पर, अनंत पर। अगला केस है इसका, प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति होगी उल्टा बनेगा। ठीक है। वास्तविक बनेगा, उल्टा तो वास्तविक होता है। और कैसा बनेगा, वस्तु से बड़ा, बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा बनेगा। ठीक है। अब अगला केस आता है कि अब वस्तु रखी जाती है, केस नंबर 6, जब वस्तु F2 और C के मध्य हो, जब वस्तु F2 तथा जब वस्तु F2 तथा C के मध्य हो, स्थित हो, तो क्या होगा, यहां से देखते हैं। तो जब वस्तु ऐसे स्थिति में आएगी तो उसका प्रतिबिंब बनाते हैं। ये हो गया हमारे पास लेंस, ये हो गया इसका अक्ष, यहां कहीं पर होता है F1, यहां कहीं पर होता है F2, और वस्तु इनके बीच में इस बार रखी गई है, तो यहां कहीं पर वस्तु रखी गई है। इसके एप्लीकेशन जब हम लोग लेंस के उपयोग पढ़ेंगे तो वहां पर देखेंगे इसका उपयोग कैसे किया जाता है, कहां किया जाता है। प्रकाश किरण सीधे चली, सीधी प्रकाश किरण कहां से पास होती है, फोकस से पास होती है, फोकस से पास कर गई। दूसरी प्रकाश किरण कहां से जाएगी, दूसरी प्रकाश किरण देखो सी से पास कर रही है। क्या ये आगे कहीं मिलेंगी, नहीं मिलेंगी, तो आगे कहीं नहीं मिलेंगी तो इनको पीछे बढ़ा लिया जाए इस बार। तो अगर इस बार इनको हम पीछे बढ़ाते हैं तो क्या होगा, यहां कहीं पर इस बार प्रतिबिंब भी कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अगर ये ए है ये बी है, तो ये ए डैश बी डैश कैसा बनेगा, तो आभासी बनेगा। तो स्थिति वस्तु की ओर, जिधर वस्तु उधर ही बनेगा। ठीक है।
अगला केस ये है, प्रकृति कैसी होगी, तो प्रकृति दिख रहा है बहुत बड़ा है, बड़ा बन रहा है, साथ में सीधा बन रहा है, और सीधा प्रतिबिंब दिख तो रहा है, कैसा है, आभासी है, आभासी बनेगा। तो ये केस हो गए जब उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं हम। आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। अलग अलग केस में वस्तु कहां पर रखी गई, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब बात आती है कि अगर हमारे पास कुछ इस तरह का दिया हो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना दिया गया हो, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। तो अगर इस केस में प्रतिबिंब का बनना हमें दिखाना हो तो क्या करेंगे, दिखाते हैं कैसे बनता है प्रतिबिंब। सबसे पहले यही, इसके ज्यादा केस तो बनेंगे नहीं, इसके ज्यादा केस ना बनने की वजह भी है कि फिक्स जगहों पर प्रतिबिंब बनाता है। तो इसका पहला केस जो बनेगा, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो इस केस के लिए हम क्या बनाएंगे, इसे ऐसा कुछ इस तरह का, यहां पर इनके फोकस हो गए, समांतर प्रकाश किरणें आएंगी क्योंकि वस्तु अनंत पर रखी गई है। तो कुछ इस तरह से प्रकाश किरणें आ रही होंगी। अब हम लोगों को पता है ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है। तो ये कहां से पास होती हुई नजर आएगी, ऐसा लगेगा ये फोकस से पास होती हुई नजर आ रही। तो यहां कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो इधर लिखते हैं F2, तो यहां पर लिखा जाएगा ये F2। अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि स्थिति तो पता चल गई, यहां लिख देते हैं स्थिति कहां, F2 पर। प्रकृति कैसी होगी, तो दिख रहा है आभासी होगा, आभासी होगा, सीधा होगा, आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। और कैसा होगा, बहुत छोटा होगा। तो छोटा होगा, बहुत छोटा होगा। इसका दूसरा केस है, अब इसके अलावा वस्तु कहीं पर भी रखी हो कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड पॉइंट जनरल पॉइंट है, क्योंकि वो केस तो हम बहुत कम यूज करेंगे। ये जनरल पॉइंट होगा जब वस्तु अनंत तथा C के मध्य स्थित हो, C के मध्य स्थित हो, मतलब इसमें कहीं पर भी स्थित हो। प्रतिबिंब की स्थिति इस बार मेंटेन रहने वाली है। कैसे, अगर बात किया जाए अवतल दर्पण, अवतल लेंस बनाए तो कुछ इस तरह से बनाते हैं हम लोग। ये बन गया हमारे पास अवतल लेंस। इसमें वस्तु रखी गई, कहीं पर भी रख लेते हैं इन जनरल, यहां कहीं पर भी वस्तु रख ली गई मान लेते हैं, ये ऐसा कुछ। अब अगर प्रकाश किरणें यहां से चलना शुरू करेंगी तो प्रकाश किरणें कुछ इधर जाएंगी। ठीक है, एक प्रकाश किरण सीधे निकाल दिया गया। तो सीधे जो प्रकाश किरण निकलेगी इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ये क्या होगी, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी। लेकिन ये प्रकाश किरण जो यहां से जा रही है, इसकी प्रवृत्ति ये है, ये फैल जाएगी, ये इधर की तरफ फैल जाएगी। तो फैलेगी तो इनको पीछे की तरफ बढ़ाएंगे इधर कहीं पर, तो यहां कहीं पर मीट करेंगी। तो ये इसका प्रतिबिंब बनेगा, जैसा ये A है तो ये A' बनेगा, और ये B है तो ये B' बनेगा। ये हमेशा बनेगा, इसी के बीच में रहेगा। वस्तु आगे पीछे होगी तो इसी के बीच में आगे पीछे होता रहेगा। अब अगर बात करते हैं कि ये कहां से पास हो रही होगी, तो ये पास हो रही होगी F से, मतलब F2 से। तो F2 और C के मध्य हमेशा प्रतिबिंब बनता है। तो लिख लेते हैं यहां पर स्थिति, सबसे पहले लिखते हैं स्थिति कहां, तो F2 व C के मध्य। ठीक है, प्रकृति में क्या लिख सकते हैं, तो प्रकृति में हम लोग लिख सकते हैं कि ये जो A' और B' होगा ये कैसा दिख रहा है, तो आभासी दिख रहा है, क्योंकि किरणें वास्तव में वहां नहीं मिली हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या होगा, तो दूसरा केस बन रहा होगा कि ये छोटा है और छोटा है, आभासी है, और कैसा प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये छोटा हो गया, आभासी प्रतिबिंब हो गया। आभासी प्रतिबिंब कैसा दिख रहा है, हमें सीधा दिख रहा है। तो ये जनरलाइज केस हो गए पतले लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के। ये दो अलग अलग केस होते हैं जब अवतल का केस हो, और यहां पर 6 अलग अलग केस हम लोगों ने पढ़े जब उत्तल हो। ठीक है, आई थिंक ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी।
आगे अगर बढ़ें कि यहां निश्चित आकार की अगर कोई वस्तु होती तो लेंस का फार्मूला हम कैसे डिराइव करते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिराइव कर लिया था जब लेंस फार्मूला लिखा था, वो क्या निकल के आया था 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इन केस अगर कोई पूछता है कि लेंस दिया गया हो, लेंस से ही डिराइव करो इसे किसी लेंस से, तो वो कैसे डिराइव किया जाता है उसके लिए हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि उत्तल लेंस दिया गया हो तो उसके लिए कैसे हम डिराइव कर सकते हैं इसे। तो उत्तल लेंस लेके आते हैं, ये उत्तल लेंस हो गया हमारे पास, ये उत्तल लेंस हो गया, ये हो गया इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। ठीक है, तो ये मुख्य अक्ष हो गया। अब क्या करना है, वस्तु रखनी है, तो वस्तु मान लेते हैं यहां कहीं पर रखी गई, इधर कहीं पर वस्तु रखी गई, वस्तु हो गई। ठीक है, अब प्रकाश किरण यहां चलना शुरू करेंगी, तो प्रकाश किरण मान लेते हैं किधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर से इधर गिर रही है, यहां पर आपतित हुई। अब क्या हुआ, यहां से इधर सीधे निकलेगी, जहां से निकलेगी हम लोगों को पता है कहां से निकल रही होगी, ये इधर निकल रही होगी प्रकाश की किरण। ठीक है, और दूसरी प्रकाश किरण यहां से निकलेगी, वो कहां जाएगी, तो इधर से जाएगी सीधे और इधर कहीं पर मिलेगी और इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहां कहीं पर इसका प्रतिबिंब बन गया। अब हमें क्या करना है, यहां से ये प्रकाश किरण निकली है, यहां से ऐसा हुआ, मान लेते हैं ये A दिया गया है, ये B दिया गया है। ठीक है, यहां से जो दूरी दे रखी है, यहां से दूरी वो दे रखी है U, वस्तु की दूरी को हम हमेशा U से लिखते हैं, तो U दिया गया है। ठीक है, और यहां कहीं पर C होगा, ऐसा बन गया। यहां ये जो बिंदु है इसे मान लेते हैं ये M दिया गया है, ये कहां से पास होगी, तो हम लोगों को पता है ये क्या होगा, F2 होगा, F2 से पास होगी। यहां कहीं पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, यहां प्रतिबिंब बन जाएगा इसका, और यहां पर प्रतिबिंब बनेगा, तो कैसा बनेगा, वास्तविक तो बनेगा लेकिन उल्टा बनेगा, तो ये A' बनेगा, ये B' बनेगा। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो रही होंगी। अब हमें क्या करना है, इसमें ये देखना है यहां से यहां तक की जो दूरी है, जहां प्रतिबिंब बन रहा है यहां से यहां तक की दूरी, तो ये दूरी दे रखी है हमें, प्रतिबिंब की दूरी को हम V से लिखते हैं, और यहां से यहां तक की जो ये दूरी होगी, ये दूरी यहां से यहां तक की, वो क्या होती है, तो वो फोकस दूरी होती है, इसको हम क्या लिखते हैं, F से लिखते हैं। अब अलग अलग त्रिभुजों के अंदर हम देखते हैं, समरूपता का गुण लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अगर इस त्रिभुज में देखें, इस वाले त्रिभुज के अंदर, कि ये त्रिभुज जो दिया गया है, ये त्रिभुज और एक दूसरा त्रिभुज है, वो कौन सा त्रिभुज है, वो ये वाला त्रिभुज है, आई थिंक दिख रहा होगा ये वाला त्रिभुज। ये कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। तो यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज किसके, यहां पर लिखा गया है C A' B' के। समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो इसे लिख सकते हैं AB डिवाइडेड बाई में AC, और यहां से लिख सकते हैं A' B' डिवाइडेड बाई में क्या लिखेंगे, तो यहां से वहां तक की दूरी, तो A' लिखा जाएगा। पहली समीकरण बन गई। दूसरा त्रिभुज जो दिया गया समरूप, वो कौन सा त्रिभुज है, आई थिंक वो भी दिख रहा होगा। यहां से सबसे पहले देखते हैं, एक त्रिभुज ये दिख रहा है, ये वाला त्रिभुज जो MCF2 दिया गया है, ये वाला त्रिभुज, और F2 B' A', तो यहां लिख देते हैं त्रिभुज MCF2 समरूप है किसके साथ, तो वो त्रिभुज F2 A' B' के साथ। तो इसमें क्या लिख सकते हैं, MC डिवाइडेड बाई में क्या लिख देंगे, F2C, और ये बराबर किसके लिखा जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा A' B' डिवाइडेड बाई में, अब क्या लिखेंगे, यहां से यहां तक की दूरी, दैट विल बी A' F2, ऐसा बन जाएगा। अब एक बात ये देखते हैं, अगर प्रकाश किरण समांतर आई B से M पर गिरी है, तो AB को AM से हटा सकते हैं, ये मतलब यहां पर भी हम AB लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई F2C लिखा गया है। ठीक है, F2C लिखा गया है, तो यहां पर AC दिया गया था, F2C दूरी है, लिख देते हैं इसे, F2C दूरी दे रखी है। यहां पर हमारे पास क्या लिखा गया है, तो A' B' लिखा गया है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहली समीकरण को पहले इंप्लाइज दैट लगा करके लिख देते हैं, क्या, AB डिवाइडेड बाई में A' B',
किसके बराबर हो जाएगा? तो वो बराबर हो जाएगा AC बटा A' समीकरण 1। इस वाले में MC को क्या कर देंगे हम? AB से हटा देंगे, तो यहां बन जाएगा AB और इसकी जगह पर ये नीचे उतार लेते हैं, क्या आ जाएगा? A' बराबर, इसे क्या लिखा जा सकता है? F2C डिवाइडेड बाई में A'(F2)। आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी। यहां लिखना होगा तो लिख देना MC किसके बराबर है? तो वो AB के बराबर है। समांतर किरणों के बीच की दूरी सदैव समान रहती है। आई थिंक ये चीज समझ में आई। अब दोनों के देखो LHS बराबर है, तो लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां से क्या निकल के आएगा? यहां से निकल के आएगा AC डिवाइडेड बाई में A' बराबर में क्या लिख सकते हैं? तो यहां पर निकल के आएगा F2C डिवाइडेड बाई में A'(F2)। ठीक है। AC सबसे पहले देखते हैं सारी दूरियां क्या होंगी। तो अगर हम लोग साइन कन्वेंशन के साथ लिखें तो AC को क्या लिखेंगे? -U लिखेंगे। ठीक है। और कौन सा है? A'(C)। A'(C) को अगर लिखेंगे A'(C) तो ये +V से लिखा जाएगा, दाहिनी तरफ की दूरी है। और दूसरा है F2C। F2C के बारे में लिखें तो F2C जो निकल के आएगा प्लस का F लिखा जाएगा। और A'(F2) अगर लिखें तो A'(F2) इज इक्वल टू क्या होगा? यहां से यहां तक की दूरी, तो टोटल में से इतनी घटा दी जाए तो -V टोटल दूरी है, घटा देते हैं क्या? -F। तो आई थिंक ये निकल के आएगा F-V। ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये सारी वैल्यू वहां पर रख देते हैं तो क्या निकल के आएगा? यहां से देखेंगे, ये यहां पर लिखा गया था, जो यहीं से देखते हैं नया पेज ऐड करके। तो सबसे पहले लिखा है AC, यहां पर एक बार नोट कर लेते हैं। AC डिवाइडेड बाय में क्या बना है? A'(C) बराबर, फिर क्या लिखा है? F2C अपान A'(F2), F2C अपान A'(F2)। वैल्यू पुट कर देते हैं। AC की वैल्यू क्या है हमारे पास? -U है, -U। और A'(C) की वैल्यू क्या है? तो A'(C) की वैल्यू हमें दे रखी है V दे रखी है, बराबर में क्या आएगा? F2C की वैल्यू कितनी है? +F है, और यहां पर F-V दे रखा है। सॉल्व कर देते हैं। यहां से UF बनेगा, -U +UV बनेगा, बराबर में FV बन जाएगा। ठीक है। अब अगर यहां से रखते हैं UV इज इक्वल टू, तो FV बनेगा और -- +UF बन जाएगा। ये जो वैल्यू यहां पर लिखी गई है, आई थिंक ये वैल्यू जो लिखी गई है वो क्या होनी चाहिए? तो ये वैल्यू होनी चाहिए +V है, और फिर -F ना होकर के ये +F है। ये वैल्यू क्या है? तो +F दे रखी है। तो ये वैल्यू निकल के क्या आने वाली है? तो यहां से देखेंगे क्या निकल के आएगा? तो V - F निकल के आएगा। मतलब क्या है? जो हमारे पास वैल्यू दे रखी है यहां पर, जो U - F है, ये वाली वैल्यू, ये गड़बड़ लिखी गई थी यहां पर, ये वैल्यू सही कर लेते हैं। अब सॉल्व कर लेते हैं इसे। तो ये निकल के आएगा U - F, V - F, मतलब ये इधर जाएगा, -UV --+FV इज इक्वल टू में FV बन जाएगा। ये FU बनेगा यहां पर जब मल्टीप्लाई होगा, तो ये जो वैल्यू निकल के आने वाली है, पहली तो बन जाएगी UV, यहां पर FU बन जाएगा। ये ऐसा हुआ। ठीक है। यहां पर UV को ऐसे रखते हैं जैसे लिखा गया है, यहां पर FU लिखा जाएगा, -FV लिखा जाएगा। और अब क्या करते हैं? प्रत्येक पद को UVF से भाग देने पर प्रत्येक पद को अगर UVF से भाग दिया जाएगा तो देखो 1/F बनेगा, ये U और V कट जाएंगे, यहां पर 1/V आएगा, -1/U आएगा। ये फार्मूला हम पिछली क्लास में भी डेराइव कर चुके हैं, तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा चीजें कैसे निकल के आई हैं। यहां पर जो दूरी लिखी गई थी V, ये V भी धनात्मक है और F भी धनात्मक है, तो V - F डायरेक्ट यहां से लिखेंगे। तो इस तरह से डेराइव कर सकते हैं। दूसरा केस दिया गया पतले अवतल लेंस के लिए। पतले अवतल लेंस के लिए इस फार्मूले को कैसे हम डेराइव कर सकते हैं? तो आई थिंक ये भी चीज हम लोग डेराइव कर सकते हैं समरूपता का गुण लगा करके। फिगर हम बना देते हैं, डेरिवेशन खुद करना है। कुछ ऐसा, यहां कहीं पर वस्तु रख दी गई है, इस बार ये वस्तु रखी गई है। ठीक है। प्रतिबिंब बन रहा कुछ इस तरह से, ऐसा कुछ ऐसा प्रतिबिंब बन रहा है।
यहां पर क्या होता है, F2 होता है, और एक प्रकाश किरण सीधे निकल रही है जो C से पास हो रही है, यहां कहीं है C से पास हो रही है, तो प्रतिबिंब यहां कहीं पर बन रहा है ऐसा कुछ। तो ये AB है, तो इसे लिख सकते हैं A' B'। यहां पर भी समरूप त्रिभुज बन रहे हैं, आई थिंक दिख रहा होगा। कौन सा त्रिभुज बन रहा है, तो ये त्रिभुज देखिए, यहां पर कुछ इस तरह का त्रिभुज है, ये कुछ ऐसा है, यहां पर दिया गया है B', A', यहां C दिया गया है, ये AB है। ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज हैं। तो अगर ये समरूप त्रिभुज हैं तो इसका लंब AB डिवाइडेड बाय में इसका लंब A' B', और इसका आधार तो सबसे पहले बड़े वाले का आधार लिखेंगे तो AC डिवाइडेड बाय में A' लिखा जाएगा। समीकरण 1 हो गया। एक त्रिभुज और दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा तो उसको भी बाहर निकाल लेते हैं। तो यहां पर त्रिभुज किस तरह से दिख रहे हैं, यहां पर दिखा गया है B' A', यहां पर ये मान लेते बिंदु दिया गया है, अगेन वही जो लिखा गया था M, यहां C लिखा गया है और यहां पर लिखा गया है F2। तो यहां से भी लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, MC डिवाइडेड बाई में A' B' बराबर पूरा आधार, तो ये लिखा जाएगा F2C डिवाइडेड बाई में, यहां पर क्या लिखेंगे, तो ये लिखा जाएगा A' F2। MC को फिर से AB से रिप्लेस कर देंगे, तो यहां बन जाएगा देखो AB डिवाइडेड बाई में A' B' बराबर में लिखा जाएगा F2C डिवाइडेड बाई में A' F2। समीकरण 2 हो गई। दोनों समीकरणों को फिर हल कर लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, या डायरेक्ट लिख लेते हैं। अब हमारे पास निकल के आ जाएगा AC बटा A' बराबर F2C बटा क्या निकल के आएगा, A2 F2 निकल के आएगा। अब अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो AC की वैल्यू क्या है, देखो AC यहां से लगा करके यहां तक, तो ये -U है, और A' कितना है, A' समझ में आ रहा होगा, ये है -V इज इक्वल टू F2C। तो F2C की वैल्यू लिखी जाए तो क्या लिख सकते हैं, वो -F लिखी जाएगी डिवाइडेड बाय में A' F2, तो A' F2 लिखा जाएगा। तो F2 तक की दूरी तो वो -F है, और माइनस लगाएंगे और ये लिखा जाएगा A', की दूरी लिखी जा सकती है -V के साथ। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहां से प्रत्येक पद को 1/F 1/V मतलब UVF से भाग देंगे, तो भी यहां से फार्मूला वही निकल के आएगा जो हम लोगों ने अभी उत्तल के लिए अप्लाई करना सीखा है। तो अगर कोई फाइनाइट वस्तु रखी जाती है, मतलब निश्चित आकार की कोई वस्तु रखी जाती है, तो इस तरह से हम लेंस के फार्मूलों को अलग से डिराइव भी कर सकते हैं। अगर नहीं डिराइव करना चाहते हैं तो पहले जो हम लोगों ने देखा था लेंस मेकर सूत्र से डेरिवेशन, वो जाकर के देख सकते हैं अलग से, ठीक है। अब बात आता है इन फार्मूलों को डिराइव करने के बाद लेंस के लिए आवर्धन कैसे पढ़ा जाता है। तो आवर्धन की परिभाषा हम लोगों ने देखी थी, क्या होता है, तो आवर्धन होता है प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई, वस्तु की लंबाई का अनुपात रेखीय आवर्धन कहलाता है। यहां रेखीय आवर्धन कहा है, रेखीय आवर्धन कहलाता है। ये तो परिभाषा हो गई, और इसकी परिभाषा हम लोगों ने दर्पण में भी देखी थी, कुछ खास नहीं, ठीक है। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं आवर्धन, ये रेखीय आवर्धन, इस बात का ध्यान रखेंगे। M बराबर क्या लिखा जाता है, तो I/O लिख देते हैं सिंपली, ठीक है। यहां लेंस केस में हम इसे V/U भी लिखते हैं, V/U भी लिखते हैं लेंस के केस में, ठीक है। इसकी यूनिट यहां पर अगेन कुछ नहीं होगी, कट जाएंगे दोनों यूनिट। यहां पर ये लिख देते हैं M अगर निगेटिव होगा तो प्रतिबिंब कैसा होगा, प्रतिबिंब उल्टा होगा, ठीक है। उल्टा प्रतिबिंब कैसे होते हैं वो बात सारी जानते हैं। M अगर पॉजिटिव होगा तो प्रतिबिंब सीधा होगा, और सीधा प्रतिबिंब कौन सा होता है ये बात भी जानते हैं। उल्टा प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उल्टा वास्तविक होता है, सीधा आभासी होता है। यहां से पूरी जानकारी दे सकते हैं अगर M पता हो तो। यहां तो ठीक है, आवर्धन का सूत्र ये लगा करके हम ये वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन आवर्धन के सूत्र में ये वैल्यू लगाने से पहले हमें एक बात और देखनी पड़ेगी। सबसे पहला काम ये है
कि आवर्धन का ये फार्मूला लगाते हैं, अगर लेंस के फार्मूले के साथ आवर्धन को मिलाने की कोशिश करें तो पहला केस ये होता है कि अगर यहां से देखो m की वैल्यू तो v बाई यू लिखी गई है, तो इंप्लाइज दैट लगा करके v की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, mu लिख सकते हैं। 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई v की जगह क्या लिख सकते हैं, mu माइनस 1 बाई यू बनता है। अगर हम लोग इसे सॉल्व कर देते हैं तो क्या बनेगा, ये वैल्यू इसको इधर ले जाते हैं तो बन जाएगा 1 बाई एफ प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई mu बनेगा। यहां से बन जाएगा f प्लस यू अपान एफ यू इज इक्वल टू 1 बाई mu बन जाएगा। देखो u से u कैंसिल हो रहे हैं, तो आई थिंक यहां से m की वैल्यू समझ में आ रही होगी कि f डिवाइडेड बाई में f प्लस यू लिखा जाएगा। तो एक और फार्मूला मिल गया हमें आवर्धन का। दूसरा फार्मूला एक और निकाल लेते हैं। यहां से तो v की वैल्यू निकाली थी, अब u की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो m इज इक्वल टू हमारे पास v बाई यू दिया गया, इंप्लाइज दैट u इज इक्वल टू v बटा m लिखा जाएगा। सॉल्व करें इसे तो यहां से हमें मिल जाएगा 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। 1 बाई यू अगर इसे लिखेंगे तो देखो m बाई वी लिखा जा सकता है उल्टा करके, ये बन जाएगा। इंप्लाइज दैट लगाते हैं इसे तो m बाई वी को बाई तरफ ले लेते हैं और ये 1 बाई वी पहले से लिखा था, 1 बाई एफ ऐसा होगा तो इसे लिखेंगे f माइनस वी बाई v इंटू एफ बनेगा। देखो v से v कैंसिल हो जाएगा, आई थिंक m का मान निकल के आ रहा होगा, दिख रहा होगा, f माइनस वी डिवाइडेड बाई में f बनेगा। ठीक है, अब एक बात और यहां समझते हैं। तो ये तो हो गया फार्मूला, यहां से निकाल लेंगे, लेकिन अगर हम सारे फार्मूलों को एक साथ कंबाइन करके लिखें, ये रेखीय आवर्धन के फार्मूले हैं, तो एक फार्मूला अभी देखा i बाई यू होता परिभाषा से और v बाई यू होता है, और एक फार्मूला निकाला अभी f डिवाइडेड बाई में f प्लस यू होता है, और यहां पर लिखा f माइनस वी डिवाइडेड बाई में क्या होता है, ये इधर ले आए थे इधर, ठीक है, ये क्या होता है f होता है। तो ये अलग अलग केस के लिए फार्मूले होते हैं। आई थिंक ये फार्मूले याद रखने चाहिए, अगर ये याद होते हैं तो लेंस के जो सूत्र पर सवाल होते हैं वो बहुत आसानी से हो पाते हैं, प्रतिबिंब की प्रकृति भी बता सकते हैं। तो ये तो हो गया रेखीय आवर्धन। अब इस रेखीय आवर्धन को हम लोग रिलेट करने की कोशिश करते हैं अलग अलग केस के लिए। अलग अलग केस का मतलब क्या है, जैसे फार्मूला हमारे पास निकल के आया है m क्या था, रेखीय आवर्धन, रेखीय आवर्धन, आवर्धन रेखीय आवर्धन m बराबर जो फार्मूला लिखा हम लोगों ने वो लिखा i बाई यू, यहां क्या लिखा v बाई यू, या इसको हम ऐसे लिख देते हैं v डिवाइडेड बाई में u, यहां पर निकल के आया f डिवाइडेड बाई में f प्लस यू, और एक फार्मूला बना f माइनस वी बाई एफ। ये फार्मूले निकल के आए हमारे पास रेखीय आवर्धन के। अब हमें ये बताना है, यहां पर दोबारा से चलते हैं, हमें ये बताना है कि जब ये रेखीय आवर्धन दिया होता है तो वस्तु कैसी होती है। तो इस केस में अगर बात करें कॉमन क्या है, वस्तु रखी जाती है, वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत हो, लंबवत हो, तब ये फार्मूला हम लगाते हैं। अब दिक्कत आती है वस्तु अगर लंबवत नहीं होगी तो क्या होगा, वस्तु अगर लंबवत नहीं होगी तो वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश हो सकती है। तो यहां लिखते हैं पहला केस, यदि वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश हो, अनुदिश हो। अगर मुख्य अक्ष के अनुदिश होगी तब ये फार्मूला हमारे पास काम नहीं करेगा। तब हम फार्मूला ऐसा लगाएंगे, m जो अनुदिश लिखा जाता है उसको हम कहते हैं अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य, उसे पार्श्विक भी कहते हैं, इसे अनुदैर्ध्य कहा जाता है, अनुदैर्ध्य आवर्धन। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन का फार्मूला आज याद कर लेते हैं, dv बाई du होता है। चलो देखते हैं dv बाई du क्या निकल के आता है। dv बाई du, इधर वापस हम लोग अपने फार्मूले की तरफ चलते हैं। हमारा फार्मूला क्या अभी निकल के आया, फार्मूला निकल के आया 1 बाई एफ इज इक्वल टू 1 बाई वी माइनस 1 बाई यू। डी और यू कब बनेंगे, अवकलन कर देते बन जाएंगे, तो ये तो 0 बनेगा क्योंकि फोकस दूरी तो नियत होती है। यहां पर बन जाएगा 1 बाई वी स्क्वायर, ये बन जाएगा dv, ठीक है। यहां पर बन जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 बाई यू स्क्वायर इंटू डी यू। आई थिंक ये अवकलन समझ में आ रहा होगा। अब क्या करते हैं, यहां से वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं, तो इसको इधर ले आते हैं, तो बन जाएगा ये dv बाई वी स्क्वायर
इज इक्वल टू 1/u² इंटू में बनेगा du। तो हमें क्या चाहिए, dv/du चाहिए, दैट विल बी v² बटा u²। इसको हम लिख सकते हैं v/u का होल स्क्वायर। ठीक है, तो वापस आते हैं यहां पर, इस फार्मूले को थोड़ा और जनरलाइज करने की कोशिश करते हैं। तो ये वैल्यू लिखी जाएगी v/u का होल स्क्वायर, और अभी हम लोगों ने देखा u/v क्या होता है, m होता है, तो ये बन जाएगा m², जहां m क्या है, रेखीय आवर्धन है, रेखीय आवर्धन है। तो रेखीय आवर्धन दिया गया होगा तो इसके इसलिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं इसका। और ये फार्मूला कहां से निकल के आता है, आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। चलो ठीक है, ये तो हो गया अनुदैर्ध्य आवर्धन। मतलब जब वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी गई हो, मुख्य अक्ष इधर वस्तु रखी गई हो। ठीक है, अब एक केस और बनता है। एक केस क्या बनता है, जैसे मान लेते हैं किसी लेंस के सामने कोई वस्तु रखी जाती है और वो वस्तु इस तरह से रखी गई हो कि उसकी लंबाई भी हो, उसकी चौड़ाई भी हो। तो लंबाई और चौड़ाई में अगर आवर्धन दिए होते हैं अलग अलग, तो हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन निकालते हैं। तो क्षेत्रीय आवर्धन का कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होता है। यहां पर क्षेत्रीय आवर्धन, ठीक है, ये क्या लिखा जाता है, तो इमेज का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल लिखा जाता है। मतलब प्रतिबिंब का क्षेत्रफल बटे वस्तु का क्षेत्रफल। और ये बन के क्या आएगा, तो ये आता है m, ये लेंथ में आवर्धन हो गया, और यहां पर m इंटू में क्या लिखा जाएगा, विड्थ में आवर्धन हो गया। इस तरह से हम लगा के लिख सकते हैं। तो ये लंबाई का आवर्धन, ये चौड़ाई का आवर्धन होगा। लंबाई गुणे चौड़ाई का आवर्धन किसके बराबर होता है, तो वो बराबर होता है क्षेत्रीय आवर्धन के। मतलब अगर लंबाई और चौड़ाई वाली वस्तु दे रखी है, उसका आवर्धन निकालना है तो क्या करो, प्रतिबिंब का आवर्धन निकाल, मतलब क्षेत्रफल निकालो, वस्तु का क्षेत्रफल निकालो, उनको डिवाइड कर दो, वहां से मिल जाएगा क्षेत्रीय आवर्धन। और ये जो फार्मूला निकल के आता है, आई थिंक समझ में आया होगा। यहां इस तरह से हम लोगों ने इसे डिराइव किया है। तो अनुदैर्ध्य आवर्धन तब लगाएंगे जब वस्तु मुख्य अक्ष के अनुदिश रखी गई होगी, अक्ष भी उधर, वस्तु भी उसी अक्ष पर रखी गई है। ये वाला केस कब लगता है, जब वस्तु मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई हो, अक्ष इधर है, इनके लंबवत इस तरह से रखी गई हो। ठीक है, तो ये आवर्धन के लिए स्पेशल फॉर्मूले हैं। अगर ये आते होते हैं तो हम काफी चीजों को अच्छे से डील कर पाएंगे। तो ये चीजें समझ में आनी चाहिए। ये सब फार्मूले कैसे हम लोग लिखते हैं, आगे जब हम लोग प्रकाशिक यंत्र पढ़ेंगे वहां पर भी इनकी जरूरत पड़ेगी, तो इनको याद भी रखना है। ठीक है, तो ये तो हो गया आवर्धन के बारे में। आवर्धन के जितने भी फार्मूले बनते हैं उन सबके बारे में बात हुई। ये v/v कहां से आता है, इसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं कि v/u कैसे लिख सकते हैं हम लोग। तो यहां पर बना लेते हैं कुछ इस तरह का ये लेंस बना है हमारे पास। ठीक है, ये ऐसा कुछ, यहां पर एक वस्तु रखी गई है। ठीक है, ये वस्तु है, मान लेते हैं O। ठीक है, ये यहां से चल रहा है प्रकाश की किरण, ये इधर जा रही है, एक प्रकाश किरण इधर जा रही है और यहां कहीं पर जाकर के मिल रही है, और इनका यहां कहीं पर प्रतिबिंब बन रहा है यहां पर। तो ये O हो गया, ये प्रतिबिंब इसका I बना हुआ है। अब क्या करते हैं हम लोग, इन चीजों को रिलेट करने की कोशिश करते हैं। यहां C होगा, यहां पर ये वस्तु हो गई, तो यहां से यहां तक की दूरी क्या लिखी जाती है, U लिखी जाती है। समझ में आ रहा होगा। और यहां से यहां तक की जो दूरी लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, V लिखी जाती है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहां से देखने की कोशिश करें तो अभी हम लोगों ने देखा कि ये जो त्रिभुज था, ये वाला त्रिभुज जो था, और ये वाला जो त्रिभुज दिया गया था, ये त्रिभुज आई थिंक अभी देखा था, ये कैसे होते हैं, समरूप होते हैं। तो अगर ये समरूप त्रिभुज होंगे तो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर कर लेते हैं। तो अगर लिखा जाए O डिवाइडेड बाई में, वहां से ये दूरी लिख लेते हैं, ये वाला यहां से O लिखेंगे और डिवाइडेड बाई में यहां से यहां तक की दूरी, तो ये मान लेते हैं A है, ये B है, यहां पर ये जो दिया गया है ये A डैश है, ये B डैश है। ठीक है, तो वो क्या लिखा जाएगा, ये O हो गया। या इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, कैसे, इसको हम लोग लिख देते हैं HO। ठीक है, या इसको ऐसे लिखने की कोशिश करते हैं, HU लिख लेते हैं पहले, और डिवाइडेड बाई में यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, AC दे रखी है, तो ये तो प्लस से लिखा जाएगा, ये -U से लिखा जाएगा। ठीक है, चलो बढ़िया है। आगे बराबर लगाते हैं, इसकी ऊंचाई क्या लिखेंगे, तो HI लिखी जाती है, प्रतिबिंब की ऊंचाई। ये कैसे लिखी जाएगी, माइनस के साथ लिखेंगे हम इसे। ठीक है, और दूरी क्या लिखी जाएगी, इधर से इधर की दूरी है तो धनात्मक दूरी होगी, तो वो क्या लिखा जाएगा, V लिखा जाएगा। यहां से देख पा रहे होंगे दोनों कट रहे हैं माइनस माइनस,
तो ये अगर यहां से निकाला जाए HI/HO, तो ये देखो क्या निकल के आएगा, V/U निकल के आएगा। तो हम लोगों ने अभी आवर्धन का सूत्र देखा, उसमें क्या था, तो ये I/O था ना, और I/O को हम लोगों ने प्रूफ कर लिया किसके बराबर, तो V/U के बराबर। तो कभी कोई इसे प्रूफ करने के लिए बात करे तो प्रूफ भी कर सकते हैं, इसीलिए यहां पर पहले हम लोगों ने डायरेक्ट देख लिया कि क्या क्या होता है, सारी चीजों को देख लिया, उसके बाद हम लोगों ने इसे डेराइव भी कर लिया कि ये फार्मूला हम डेराइव कहां से कर सकते हैं। तो ये लेंस के लिए आवर्धन का केस था। जितने भी केस हमने बताए हैं वो सारे याद रहने चाहिए। नोट्स जब बना रहे होंगे तो अपने नोट्स पर जरूर इनको लिखें, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं इसके लेंस की क्षमता क्या होती है। तो हम लोगों को पता है लेंस क्या करते हैं, लेंस अवतल लेंस क्या करता है, तो किरणों को फैलाता है। उत्तल लेंस क्या करता है, किरणों को समेटता है। तो किरणों को कितना समेटता है कोई लेंस या किरणों को कितना फैला देता है कोई लेंस, वो उसकी क्या होती है, क्षमता कहलाती है। इसीलिए क्षमता को जब भी परिभाषित किया जाता है कहते हैं किसी अभिसारी, मतलब क्या होगा, उत्तल लेंस के जो प्रकाश किरणें आ रही होती है उनको समेटने की क्षमता, या फिर अवतल लेंस द्वारा किरणों को अपसारित करने की क्षमता, मतलब उनको फैलाने की, डाइवर्ज करने की जो क्षमता होती उसे हम लेंस की क्षमता कहते हैं। अब अगर यहां पर देखें, सबसे पहले उत्तल लेंस के केस की बात करें तो उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस करता है किरणों को फैला देता है, मतलब किरणों को समेटता है। तो किरणों को मुख्य अक्ष के अनुदेश मोड़ता है, ऐसे समझते हैं, जनरल लैंग्वेज लिख रहे हैं, मोड़ता है, किरणों को समेटता है। दूसरे केस में अगर बात करते हैं हम लोग, तो दूसरे केस में होता है हमारे पास अवतल लेंस। दूसरे केस में अवतल लेंस होता है, इसका गुण हम लोगों ने देखा था, कैसा गुण होता है, तो यह क्या करता है, किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैला देता है, ठीक है। ये दोनों केस हो गए। अवतल क्या करता, उत्तल क्या करता है, ये बात हम लोगों ने देखी थी। अब क्या है, यहां पर इसको हम रिलेट करना चाहते हैं फोकस दूरी के साथ। तो फोकस दूरी के साथ कैसे रिलेट कर सकते, सबसे पहले यहां पर हम लोग लेंस बना लेते हैं एक, ये उत्तल लेंस हो गया हमारे पास, जो किनारों पर पतला बीच में मोटा हो गया, और यहां पर इसका ये अक्ष बना दिया, ये अक्ष बन गया। दूसरा लेंस इधर बना लेते हैं, दूसरा लेंस कुछ इस तरह से, दूसरा लेंस ऐसा कुछ बना लिया गया, ये इसका अक्ष हो गया, ये इसका अक्ष हो गया। अब हम फोकस दूरी को कैसे परिभाषित करने की कोशिश करते हैं। तो फोकस दूरी को परिभाषित करने के लिए हम यहां पर फोकस ले लिया, लेंस की क्षमता फोकस के साथ रिलेट करना चाहते हैं। तो फोकस ज्यादा होगा या कम होगा इससे निर्धारित करते सबसे पहले प्रकाश किरण मान लेते हैं, समांतर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ऐसा कुछ समांतर प्रकाश किरणें। तो समांतर प्रकाश किरणें आएंगी, यहां पर प्रकाश किरणें आएंगी, ये क्या होगा, यहां पर जाएंगी, ये यहां पर गिरेंगी। जो किनारे प्रकाश किरणें यहां आ रही हैं, यहां पर आ रही हैं प्रकाश किरणें, तो यहां पर प्रकाश किरणें आ रही हैं, ये भी यहां पर जाकर के मिलती हैं, ठीक है। ये क्या करता है, सबको समेट करके फोकस पर गिरा देता है, ऐसे ही तो हो रहा है। तो अब अगर प्रकाश किरणें यहां आ रही, तो अगर इनकी लाइनों को हम बढ़ाएं आगे की तरफ, तो ये देखो θ1 बन रहा है, तो यहां पर देखो θ2 बन रहा है, और आई थिंक ये दिख रहा होगा कि θ1 बड़ा है किससे, θ2 से बड़ा है। मतलब एक प्रकाश किरण ज्यादा मुड़ी है, दूसरी प्रकाश किरण कम मुड़ी है। तो इस फोकस को ऐसे रिलेट करते हैं, ये फोकस दूरी को अगर जब लेंस की क्षमता के साथ रिलेट करते हैं तो क्या होता है, अगर यहां से देखेंगे कि फोकस दूरी अगर ज्यादा हो जाए, फोकस दूरी ज्यादा होने का क्या मतलब है, फोकस दूरी ज्यादा होने का मतलब यह है कि ये जो लेंस दिया गया है कि प्रकाश किरणें जो आ रही हैं वो यहां पर आकर के गिर रही हैं। गिर रही का मतलब फोकस दूरी ज्यादा हो, ज्यादा होने का मतलब ये बिंदु बहुत दूर होगा यहां कहीं पर। तो अगर ये बिंदु बहुत दूर होगा तो ये प्रकाश किरणों को क्या करेगा, कम समेटेगा,
फिर से रिपीट करते हैं, अगर ये बिंदु यहां कहीं पर है, मान लेते हैं यहां ना होकर यहां है, तो जब प्रकाश किरणें यहां पर गिरेंगी, ये प्रकाश किरणें यहां जाकर के गिरेगी तो वो कम मुड़ेंगी, मतलब फोकस दूरी जिसकी क्या होगी, ज्यादा होगी, वहां पर प्रकाश किरणें जो मुड़ रही होंगी वो कम मुड़ेंगी, मुड़ना कम हो जाएगा, मुड़ना कम होगा। ठीक है, इसी तरह से फोकस दूरी कम कर दी जाए, फोकस दूरी अगर कम कर देते, मान लेते यहां कहीं फोकस दूरी आ रही, तो अब ये कंबाइन होने की कहां कोशिश करेंगी, इस पर जाकर के मिलने की कोशिश करेंगी, तो जब ये इस पर जाकर के मिलने की कोशिश करेंगी मतलब एफ कम होगा, अधिक मुड़ेंगी, अधिक मुड़ेंगी। और अभी हम लोगों ने देखा कि कोई लेंस कितनी किरणों को मोड़ सकता है, कितना फैला सकता है, वही उसकी क्षमता होती है। अर्थात यहां से हम परिभाषा लिख सकते हैं, क्या है परिभाषा, ये होगी, यहां पर भी ऐसा ही केस है, अगर प्रकाश किरणें यहां पर हैं, ऐसे कुछ प्रकाश किरणें जा रही हैं, ये क्या करता है, किरणों को फैला देता है, ये किरणों को फैला देता है, ये यहां से इधर से कहीं से निकलती हुई निकलेंगी, ऐसा मान लेते हैं फोकस है। अब मान लेते हैं फोकस यहां कहीं पर हो गया, फोकस यहां कहीं पर होगा तो ये प्रकाश किरणें जो जाएंगी वो कम, यहां से कुछ ऐसा हो रहा होगा, कुछ इधर से जा रही होंगी प्रकाश किरणें, तो जब ये फोकस दूर हटेगा मतलब फोकस दूरी बढ़ेगी, तो यहां पर थीटा की वैल्यू कम हो जाएगी, और थीटा की वैल्यू जैसे कम हो जाएगी तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि जो फोकस दूरी होती है, या कह सकते हैं लेंस की क्षमता, लेंस की क्षमता फोकस दूरी के व्युत्क्रम के बराबर होती है, के बराबर होती है, बराबर होती है। तो लेंस की क्षमता हम लोगों को समझ में आती है कि जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी लेंस की क्षमता कम, जिसकी फोकस दूरी कम उसकी लेंस की क्षमता ज्यादा होती है। यहां से पता चला तो रिलेट कर लिया, तो फार्मूला अगर बनाएंगे तो क्या बनेगा फार्मूला, तो फार्मूला बनेगा क्षमता, लेंस की क्षमता से है, क्षमता का मतलब P बराबर लिखा जाता है 1/f, f लिखा जाता है मीटर में, यहां पर जो इसका यूनिट निकल के आएगी तो मीटर इनवर्स आएगी, या इसी को कहा जाता है डायोप्टर, जिसे हम डी से प्रदर्शित करते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे डायोप्टर। ये ऐसा होता है, लेंस की क्षमता हो गई। अब इस लेंस की क्षमता को समझ सकते हैं, उत्तल, उत्तल होगा तो ये कैसी होगी, पॉजिटिव आएगी, और अवतल होगा तो ये लेंस की क्षमता कैसी आएगी, तो वो लेंस की क्षमता निगेटिव निकल के आ रही होगी, ये लेंस की क्षमता कैसी निकलेगी, निगेटिव निकल के आएगी। तो ये तो हो गई लेंस की क्षमता। तो कोई भी लेंस किरणों को कितना मोड़ देता है, वो चाहे अंदर की तरफ मोड़ रहा हो या बाहर की तरफ मोड़ रहा होता है, तो अंदर की तरफ मोड़ दें या बाहर की तरफ मोड़ देते हैं किरणों को, तो कम फैला रहा है, बाहर की तरफ फैला रहा है या अंदर की तरफ मोड़ रहा है, तो जितना अधिक अंदर की तरफ मोड़े या जितना अधिक बाहर की तरफ फैला दे वो उसकी क्षमता होती है। उत्तल लेंस किरणों को मोड़ देता है, अवतल लेंस किरणों को फैला देता है। फोकस दूरी जितनी ज्यादा होती है थीटा का मान उतना कम आता है, मतलब जिसकी फोकस दूरी ज्यादा उसकी क्षमता कम होती है। इसके आगे अगर हम लोग बढ़े, यहां पर क्षमता को रिलेट करना सीख लिया। अब अगर यहां से हम आगे बढ़ते हैं, दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी अगर देखें हम लोग, तो दो लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का हम लोग पहले डेरिवेशन करते हैं, उसके बाद इसे जनरलाइज कर लेंगे। कुछ ऐसा यहां कहीं पर दिया गया है, मान लेते हैं ये अक्ष दे रखा है, ये अक्ष दिया गया है, यहां पर दो लेंस दिए गए हैं, एक लेंस ऐसा दिया गया उत्तल लेंस है, ठीक है, इसके साथ दूसरा लेंस एक और रखा गया है, दूसरा लेंस एक और रखा गया है यहां कहीं पर, सेम कांटेक्ट में रखे गए एक दूसरे से सटा करके, ऐसा कुछ है, ठीक है। इसकी फोकस दूरी मान लेते हैं f1 है, इसकी फोकस दूरी f2 है। एक वस्तु यहां कहीं पर रखी गई है, यहां से जब प्रकाश किरणें चलेंगी तो देखो क्या होगा, इधर से प्रकाश किरणें चलेंगी, यहां पर जाएंगी, यहां से टकराने के बाद इधर कहीं पर जाएंगी, ऐसे समझते हैं इसे हम। ये क्या करेगा, किरणों को समेटेगा, तो मान लेते किरणों को समेटा उसने, यहां कहीं पर भेज दिया, ठीक है, यहां प्रतिबिंब I डैश बना, लेकिन ये भी क्या करेगा, किरणों को समेट देगा, तो अंतिम प्रतिबिंब अब यहां पर बनेगा। ये कुछ इस तरह से हो रहा होगा इसके साथ, ऐसा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों लेंसों के लिए अलग अलग हम लेंस का सूत्र लगाते हैं। तो पहले लेंस के लिए लगाएंगे तो कहेंगे 1/f1 बराबर 1/v। v कहां बन रहा है, तो ये बन रहा है v डैश पर, और ये दोनों बहुत पास पास रखे गए हैं, पतले लेंस होंगे तो जितनी भी दूरियां होंगी इनकी मोटाई को हम लोग नगण्य मान सकते हैं।
तो v डैश पर ये प्रतिबिंब बन रहा है, v डैश पर बन रहा है, तो v डैश माइनस 1/u, ये u वस्तु थी यहां से यहां तक की। अब अगर बात करते दूसरे केस के लिए, तो दूसरे केस में लगाएंगे 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। v कहां पर बन रहा, तो वो v पर बन रहा है। मान लेते हैं यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, वो फाइनल वाली v है। तो यहां पर लिखेंगे 1/u, u क्या लिखा जाएगा, u लिखा जाएगा देखो v डैश के बराबर, ऐसा लिख सकते हैं। ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकंड, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। जोड़ दें अगर इन दोनों को, तो जोड़ेंगे तो देखो 1/f1 बन जाएगा प्लस 1/f2 बनेगा। इधर देखो 1/v डैश 1/v डैश कट जाएंगे, तो यहां बन जाएगा 1/u माइनस 1/u, मतलब 1/v माइनस 1/u बनेगा। समीकरण नंबर ये 3 हो गई, ये समीकरण 1 थी। अब दोबारा समझते हैं इसे क्या होने वाला है। क्या करते हैं, इस पूरे संयोजन को अब हटा देते हैं। यदि इस संयोजन के स्थान पर f फोकस दूरी का एक लेंस रखा जाए जो u दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब v पर बनाता हो। कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर इस केस के लिए बात किया जाए कि यहां पर v दूरी पर बनाता है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ना, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ये इक्वेशन नंबर 4 हमारे पास हो गई। जो यहां संयोजन था इसको हटा दिया जाए, एक लेंस लगाया जाए, u दूरी पर वस्तु जो स्थित होगी उसका प्रतिबिंब v दूरी पर अगर बनाता है, तो अगर इनको कंपेयर करें तो यहां से हमारे पास निकल के आएगा 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, और यहां पर जो f होगा वो संयोजन की फोकस दूरी होगी, संयोजन की फोकस दूरी होगी, संयोजन की फोकस दूरी होगी। तो इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो फार्मूला हमारे पास निकल आया फोकस दूरी का। यहां पर हम लोग इसे जनरलाइज कर लेते हैं। कैसे, अभी हम लोगों ने देखा कि 1/f जहां संयोजन की फोकस दूरी होती तो 1/f1 प्लस 1/f2 लिखा जाता है। इससे ज्यादा भी होते हैं तो भी हम लिख सकते हैं 1/ लगा करके ऐसे लिखते चले जाएंगे। अब क्षमता क्या होती है, इसके व्युत्क्रम के बराबर होती है। तो संयोजन की क्षमता इस तरह से लिखी जाए तो वो लिखी जाएगी P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन, ऐसे लिखा जाएगा क्षमता। लेकिन एक केस आता है, यहां पर नोट पॉइंट डाल के लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। नोट पॉइंट में हम लोग ये लिखना चाहते हैं कि अगर दो लेंस दिए गए हों, वो एक दूसरे के साथ संयोजन में रखे गए हों, दूर दूर रखे गए हों। मतलब क्या है कि एक लेंस ऐसा है, ठीक है, ठीक है, इसकी फोकस दूरी f1 है, ठीक है, इनके बीच की दूरी d है मान लेते हैं, और एक दूसरा लेंस यहां कहीं पर रखा गया है, ये दूसरा लेंस रखा गया है जिसकी फोकस दूरी f2 दे रखी है। तो अगर इस संयोजन की फोकस दूरी लिखी जाए तो इसका फार्मूला याद रखना है। वैसे ये फार्मूला लगाते ही नहीं है, पहले से जो प्रतिबिंब बनेगा दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा, दोबारा लेंस का सूत्र लगा लेते हैं। लेकिन फार्मूला अगर याद रखना चाहें तो याद रख सकते हैं, ये बन जाता है 1/f2 माइनस d डिवाइडेड बाई में f1 f2, ये बनता है। और इस केस में जो क्षमता निकल के आती है P इज इक्वल टू, वो लिखा जाता है P1 प्लस P2 माइनस D इंटू P1 इंटू P2 निकल के आता है, ऐसा कुछ ये फार्मूला होता है। तो जब लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, अदरवाइज ये फार्मूला याद रखने की कोई नीड नहीं है। जब भी हमें कभी 2 बार लगाना पड़ेगा लेंस का सूत्र तो 2 बार लेंस का सूत्र लगा लेंगे, लेकिन हम लोग ये फार्मूला याद नहीं रखते वैसे इन जनरल। लेकिन सिर्फ संयोजन की फोकस दूरी निकालना हो तो ये फार्मूला याद होता है तो बहुत ईजी हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया दो लेंस के संयोजन की फोकस दूरी। अब इसके बाद अगर आगे की तरफ बात करें तो आगे होता है लेंस और दर्पण का संयोजन। वो संयोजन हम लोग एक क्वेश्चन से समझते हैं कि कैसे लगाया जा सकता है। तो लिखा है एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, कोई एक अवतल दर्पण जिसकी फोकस दूरी 26 सेंटीमीटर है के सामने रखा गया है, जिनकी मुख्य अक्ष समान है। संयोजन के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के अंतिम प्रतिबिंब की स्थिति बताओ। तो एक एक काम करते हैं। सबसे पहले क्या कहा है, एक अवतल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। तो एक अवतल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इसकी फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 20 सेंटीमीटर दे रखी है।
ये माइनस में लिखा जाएगा, 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है। एक अवतल दर्पण रखा गया है, तो एक अवतल दर्पण रखा गया है को एक अवतल दर्पण के सामने रखा जाता है, कितनी दूरी पर है, तो ये तो फोकल लेंथ हो गई इसकी। दूसरा आगे कह रहे हैं एक अवतल दर्पण रखा गया, तो एक अवतल दर्पण रख दिया यहां पर, ये कोई अवतल दर्पण रखा गया है, इसकी फोकस दूरी भी दे रखी है, कितनी है, तो ये 26 है, तो ये -26 सेंटीमीटर से लिखेंगे हम लोग इसे। ठीक है, और इनके बीच का सेपरेशन ये मुख्य अक्ष पर लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित है। ठीक है, तो एक दूसरे से मतलब वस्तु जो है 10 सेंटीमीटर दूर स्थित, हाँ वस्तु जो इधर रखी गई यहां कहीं पर वो है, ये जो यहां से दूरी है कितनी है, 10 सेंटीमीटर है। इनके बीच का जो ये गैप दे रखा है ना, ये गैप दे रखा है 15 सेंटीमीटर का, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 15 है। तो यहां लिख देंगे कि लेंस व दर्पण के बीच की दूरी, लेंस व दर्पण के मध्य दूरी ये कितनी दे रखी है, वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बताना है हमें अलग अलग केस के लिए, तो सबसे पहले केस के लिए बात करते हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है अवतल लेंस की, वस्तु रखी जाती है उसके सामने कितने दूरी पर, तो 10 सेंटीमीटर दूर वस्तु है, संयोजन के बाईं ओर मुख्य अक्ष पर लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखी गई। तो अगर हम लोग पहले केस के लिए बात करते हैं, केस फर्स्ट, तो u इज इक्वल टू लिखा जाएगा -10 और f जो यहां पर लिखा जाएगा दैट विल बी -20 सेंटीमीटर। फॉर्मूला लगा लेते हैं, v निकाल लेते हैं, तो यहां से निकालेंगे क्या बनेगा, अब प्रकृति भी बतानी तो वो भी देखेंगे। सबसे पहले 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। 1/f हमारे पास -1/20 आ जाएगा, 1/v तो पता नहीं, 1/ कितना बन जाएगा, 10 बन जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 1/f इज इक्वल टू बनेगा -1/20 माइनस 1/10, तो ये बन जाएगा, देखो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं इधर, तो ये बन जाएगा -1 - 2 डिवाइडेड बाई में बन जाएगा 20, तो ये 1/v बनेगा, तो v की वैल्यू निकल के आएगी, आई थिंक यहां से निकल के आ रहा है 20 डिवाइडेड बाई 3, ये इतने सेंटीमीटर बनेगा। ठीक है, तो ये इतने सेंटीमीटर यहां से बन गया। अब हमें करना क्या है, तो v तो निकल आया यहां से m भी निकाल लेते हैं तुरंत, तो m की वैल्यू निकालेंगे तो v/u होता है, तो -20/3 बनेगा और डिवाइडेड बाई में u बनेगा, तो u हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है -10, तो यहां से वैल्यू कितनी निकल के आएगी, -2/3 निकल के आएगी। आई थिंक ये जो आवर्धन निकल के आया समझ में आया होगा। अब चलते हैं यहां पर, v की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है, तो v की वैल्यू निकल के आई -20/3। -20/3 का क्या मतलब हुआ कि यहां पर इससे कुछ दूरी पर होगी ये दूरी, तो वो कितनी दूरी है, -20/3, और यहां से यहां तक की दूरी 15 है। तो अगर हम लोग अब यहां दूसरे केस की तरफ बढ़ें, यहां पर हम लोग लिखते हैं केस नंबर सेकंड, तो सेकंड केस में अब हम ये ऐसा देख सकते हैं कि जो प्रतिबिंब बनने वाला है वहां से v है -20/3, मतलब यहां से जो दूरी होगी -20/3 इधर होगा, 15 इधर होगा, तो ऐसे लिख देते हैं u जो होगा -20/3 बनेगा। ठीक है, और यहां पर या इसको ऐसे लिख देते हैं सीधे सीधे पूरा एक साथ, 20/3 ये हो गया और 15 ये हो गया। ठीक है, तो 15 ये बन जाएगा 45, तो 20 + 45/3 बनेगा, माइनस साइन लगा करके, तो u की वैल्यू क्या लिखी जा सकती है, माइनस, तो देखो 4 2 6 65/3 सेंटीमीटर लिखी जा सकती है। और इसके लिए हमारे पास अब सामने कौन है, सामने है दर्पण, दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है मिरर, दर्पण की फोकस दूरी दे रखी है 26 सेंटीमीटर। यहां से लगाते हैं दर्पण सूत्र, तो 1/f बराबर 1/v + 1/u लगाएंगे इस बार, तो 1/। अब ये मिरर का फार्मूला लगाया, यहां पर f की वैल्यू रखते हैं, तो f की वैल्यू अगर रखेंगे यहां पर जो दिया गया है, तो यहां पर जो दिया गया है ध्यान रखना, ये फोकस दूरी ना देकर के क्या दिया है इन्होंने, वक्रता त्रिज्या दिया 26, तो 26 अगर वक्रता त्रिज्या दिया तो यहां पर हम रख देंगे -13, ये बन जाएगा 1/v, और यहां पर देखो माइनस बनेगा इस बार, क्योंकि ये यहां पर प्लस साइन होता है मिरर में, तो ये बन जाएगा देखो 3/65। अगर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं तो v की वैल्यू देखो क्या मिलने वाली है, तो v की वैल्यू हमारे पास निकल के आ जाएगी, वो निकल के आएगी यहां से, या 1/v इज इक्वल टू भी लिखने की कोशिश करते हैं, एक स्टेप और सॉल्व कर लेते हैं। 1/v इज इक्वल टू बन जाएगा 3/65 माइनस ये एक बनेगा 1/13, तो
तो यहां से 5 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये बन जाएगा, देखो -2/65 बनेगा। आई थिंक ये चीज समझ में आ रही होगी। तो अगर ये ऐसा रखा गया है, अब सबसे पहले देखते हैं कि यहां पर 65/3 निकल के आएगा, ठीक है, और 65/3 और इसकी वक्रता त्रिज्या कितनी दे रखी है, वो 26 दे रखी है। अगर इसे डिवाइड करेंगे तो देखो 3 दूनी 6 बनेगा, 3 एकम 3 बनेगा, 21 के समथिंग बनेगा। मतलब वस्तु कहां रखी गई, सी से भी परे रखी गई है, तो उसी साइड में प्रतिबिंब बन जाएगा। ऐसा हो गया। अब क्या हुआ, इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो v की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 65/2 माइनस चिन्ह के साथ इतने सेंटीमीटर बनेगा। केस नंबर 2 की ये कैलकुलेशन है। इस कैलकुलेशन के बाद अगर हम इसका आवर्धन निकाले तो m इक्वल टू क्या लिखा जाएगा, v, तो ये लिखा जाएगा माइनस, ये से m2 लिख देते हैं, दूसरे केस का है, 65/2 बनेगा। और यहां पर u कितना दिया गया है, तो वो दिया गया है 3/-65। सॉल्व कर देंगे तो देखो कितना निकल के आएगा, 3/2 निकल के आएगा प्लस का। ठीक है, अब केस नंबर 3 पर चलते हैं। केस नंबर 3 नंबर केस क्यों चल रहे हैं हम लोग, 3 नंबर केस इसलिए चल रहे हैं, यहां पर वापस आते हैं। क्या किया, इस वस्तु का प्रतिबिंब इसने बना दिया, ठीक है, जहां पर प्रतिबिंब बना उसका प्रतिबिंब इसने बना दिया, ठीक है, लेकिन जो प्रतिबिंब अब बना है उसका प्रतिबिंब ये दोबारा भी तो बनाएगा। तो दोबारा जो बनाएगा उस प्रतिबिंब के बारे में अगर बात किया जाए तो यहां पर हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। केस नंबर 3 के लिए क्या होगा, v अब हमारे पास निकल के आया है माइनस का 65/2, ठीक है। तो अगर ये 65/2 निकल के आया माइनस में, तो अब ये हम कह सकते हैं कि ये जो यहां पर लेंस दिया गया होगा, ये लेंस जो दिया गया होगा ऐसा, इससे 65/2 हम लिखते हैं। तो ये v वैल्यू कहां से लिखी गई है, तो ये v वैल्यू लिखी गई यहां से 65/2। ये इस दर्पण से 65/2 पर बन रहा, मतलब 32.5 सेंटीमीटर पर बन रहा है ये प्रतिबिंब। तो 32.5 पर इससे बन रहा है इधर की तरफ ना, और इनके बीच की दूरी कितनी है, तो इनके बीच की दूरी हमारे पास दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इसका मतलब यह है कि प्रतिबिंब और इधर कहीं पर बन रहा होगा और वो 65/2 पर बनेगा। तो ऐसा लिख सकते हैं ना, यहां से यहां तक है 65, तो ये हो गया 65/2 माइनस ये लिख देते हैं 15 और ये माइनस लगा देते हैं, ये अब नया u काम करेगा, u डैश, नया वाला u डैश काम करेगा। तो इसे अगर हम लोग लिखें तो क्या लिख सकते हैं, तो यहां पर हमारे पास वैल्यू लिखी गई है इस वाले केस के लिए 65/2 माइनस 15, 65/2 माइनस 15 और माइनस u लगाएंगे तो ये ऐसा निकल के आएगा। तो ये वैल्यू बन जाएगी माइनस, ये बनेगा 65 माइनस ये बन जाएगा 15 दूना 30 और डिवाइडेड बाई में 2 बनेगा। सॉल्व करेंगे तो देखो ये था 32, ऐसे लिख देते हैं 32.5 माइनस ये बन जाएगा 15, ठीक है। पॉइंट में लिखना चाहे तो पॉइंट में भी लिख सकते हैं, कुछ खास नहीं होगा, पॉइंट में लिखेंगे तो यहीं से लिख सकते हैं। ये बनेगा देखो 5 और यहां पर वैल्यू बन जाएगी 5 में से 3 जाएगा 2/2 बनेगा, माइनस में निकल के आएगा ये, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो अब क्या हुआ, वस्तु अब कहां पर रखी गई, -25/2 पर रखी गई, बस उसका प्रतिबिंब हमें बनाना है। इसका प्रतिबिंब अगर बनाएंगे तो यहां से देखो अब दोबारा से फोकस दूरी जो प्रयोग में ली जाएगी वो कितनी ली जाएगी, तो फोकस दूरी लेंस की होगी और लेंस की फोकस दूरी है कितनी, कहां गया, यहां कहीं पर दिया गया था, लेंस की फोकस दूरी 20 है। तो ये 20 सेंटीमीटर यहां से हम इसका प्रयोग करेंगे दोबारा से। अब क्या बनने वाला है, तो दोबारा से ये देखेंगे कि जो ये बनेगा माइनस का ये 35 बनेगा, ये 35 बनेगा, तो ये 35 बनेगा, तो -35/2 लिखा जाएगा सेंटीमीटर में। तो ये u हो गया। अब हम सॉल्व करते हैं तो 1/f = 1/v माइनस 1/u लगाएंगे लेंस के लिए। तो हम लोग ये फार्मूला लगाएंगे, लेकिन इस फार्मूले में एक दिक्कत है, जब ये फार्मूला हम लगा रहे होंगे तो वापस से चलते हैं यहां पर वापस चलते हैं अपने फार्मूलों की तरफ। इधर जब इसने इसका प्रतिबिंब बनाया, बन गया, फिर इसने इसका प्रतिबिंब बनाया, जब किरणें वापस लौट रही होंगी, जब किरणें वापस लौटेंगी, तो जब किरणें वापस लौटेंगी तो इधर से इधर की तरफ किरणें जा रही होंगी, तो उस दिशा को क्या लेंगे, अब धनात्मक दिशा ली जाएगी। तो इधर से उधर की तरफ धनात्मक अगर दिशा लेंगे तो क्या निकल के आने वाला है हमारे पास, यहां पर जो ये 1/35 निकल के आया वो तो उसके लिए है, लेकिन जो ये फार्मूला हम यहां पर लगा रहे हैं इसके लिए 35/2 ये प्लस का लिया जाएगा, ठीक है। यहां पर वैल्यू रख देते तो 1/-20 बराबर 1/v का पता नहीं, माइनस इसे सॉल्व करके लिखेंगे तो ये बन जाएगा देखो 2/35। इसको सॉल्व करें
तो 2/35 यहां हो गया, तो यहां से सॉल्व करके निकल के आएगा 1/v बराबर में निकल के आएगा 2/35 माइनस 1/20। इसे सॉल्व करेंगे तो 40 ये बन जाएगा और माइनस का बन जाएगा 35 और बटे में यहां पर वैल्यू निकल के आएगी 35 दूना 70 700 और ऊपर बनेगा 5/700 5 एक कम 5 बन जाएगा और यहां पर बनेगा 2 5 चौक 20 ये बन जाएगा, तो ये 1/v बना। मतलब यहां से जो v की निकल के आएगी प्लस 140 निकल के आने वाली है। और ये प्लस 140 निकल के आई, इस बात का क्या मतलब? इस बात का मतलब ये है कि जो ये लेंस हम लोगों ने रखा है ना, इस लेंस से बाईं ओर इधर प्रतिबिंब बनेगा 140 सेंटीमीटर पर, क्योंकि उस दिशा को हमने क्या माना है? धनात्मक मान रखा है लास्ट वाले केस के लिए। अब यहां पर प्रतिबिंब का आवर्धन निकाले m3, तो v निकलेगा। v कितना है? तो v निकल के आया 140 बटे u कितना निकल के आया है? 35/2, तो 2 यहां चला जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना बनेगा? ये 5 7 35 5 दूनी 10 और ये बन जाएगा 5 8 40 7 चौक 28 ये बन जाएगा प्लस का 8। तो फाइनल जो इमेज बनेगी उसका आवर्धन लिखें हम बराबर। तो पहले केस का आवर्धन क्या निकल के आया था? पहले केस में निकला था -2/3 और यहां 3/2, तो ये निकल के आया था 2/3 और ये निकल के आया था 3/2। ये 3/2 प्लस आया था या माइनस आया था? ये -2/3 है और ये प्लस 3/2 आया था, तो ये प्लस 3/2 हो गया और यहां पर 8 भी निकल के आया। तो देखो ये कैंसिल होके ये प्लस का कितना आएगा? ये माइनस का 8 आएगा, ये माइनस का 8 आएगा। तो अगर ये हो गया इसका आवर्धन। और यहां पर अलग अलग केस के लिए, तीनों केस के लिए हम लोगों ने कैलकुलेशन कर ली। ये केस सेकंड था, यहां पर केस फर्स्ट, सबके लिए कैलकुलेशन कर ली। तो जब भी कभी लेंस और दर्पण का हमें संयोजन देखना होगा तो ध्यान ये रखेंगे कि जब भी कोई प्रकाश किरण जा रही होगी, सबसे पहले वो किसी दर्पण या लेंस पर आपतित होगी, तो जब उसका प्रतिबिंब बनेगा दूसरे के लिए वस्तु का काम करेगा, वहां से किरणें चलेंगी, दूसरे वाले लेंस या दर्पण पर गिरेगा, वहां प्रतिबिंब बनेगा। जब वापस किरणें आएंगी तो पहले जो रखा गया होगा उससे फिर से प्रतिबिंब बनेगा। तो अलग अलग केस के लिए अलग अलग प्रतिबिंब बनेंगे, सबकी कैलकुलेशन अलग अलग करेंगे, फिर फाइनली जाकर के सारी वैल्यू लिख पाएंगे। तो दर्पण और लेंस का संयोजन के जो सवाल होंगे इस तरह से करने हैं। बाकी लेंसों के बारे में जितनी बात करनी थी हम लोगों ने सारी कर ली है। लेंस को काटा जाता है तो क्या होता है, ये प्रीवियस क्लास में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आई थिंक जितना भी लेंस का कंटेंट था हम लोग कवर कर चुके हैं। अगली क्लास में हम लोग इसके फार्मूलों से स्टार्ट करेंगे कि इसके फार्मूले हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं, इनके फार्मूलों को और कैसे हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं अपने यूज के लिए। तो उन सब के बारे में बात की जाएगी, साथ में आंकिक प्रश्न का अभ्यास करेंगे। तो तब तक के लिए इन क्लास को रिवाइज करेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में आंकिक प्रश्नों के साथ। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।